नमस्कार, यह आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ें उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। दिल्ली में बड़ी डीजल गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी रोक। शहर में ट्रकों के घुसने पर सख्त हुए नियम। चीन की चिंता में फंसा बाजार, दिन भर उतार चढ़ाव के बाद गिरकर बंद, लेकिन मिड कैप शेयरों ने दिखाया आज दम। बजट में राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में हो सकते हैं बड़े बदलाव। 15 लाख तक सालाना कमाने वाले कर पाएंगे निवेश। 5 साल तक टैक्स छूट देने पर भी विचार। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया पीएम मोदी को फोन, जांच में सहयोग का दिया भरोसा। 323 गेंदों में 1000 रन। मुंबई में इंटर स्कूल मैच में प्रणव धनावड़े ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 129 छक्के और 129 चौकों और 59 छक्कों लगाकर रहे नाबाद। और एक रोबोट बनेगा फेसबुक के मार्क जकरबर्ग का असिस्टेंट। अपॉइंटमेंट याद दिलाने के साथ साथ सुनाएगा गाना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में डीजल एसयूवी पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के साथ। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर कायम है। दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने ऑटो कंपनियों की बैन हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज, टोयोटा ने रोक के खिलाफ अर्जी दी थी। कोर्ट ने कंपनियों से कुछ तल्ख सवाल भी पूछे हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऑटो कंपनियां इस बात के सबूत दें कि डीजल कारों से कम प्रदूषण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा रखी है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है। दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों को लेकर भी कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने NH1, NH8, NH2, NH10 और NH58 और स्टेट हाईवे 57 से ट्रकों की दिल्ली में होने वाली एंट्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में काम नहीं है तो ट्रकों की एंट्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑटो कंपनियों ने प्रतिक्रिया दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन गोयनका ने कहा है कि प्रदूषण के लिए सिर्फ डीजल गाड़ियों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगली सुनवाई में ऑटो कंपनियां और ऑटो संगठन मिलकर अपनी बात रखेंगे। और अब दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर बैन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, और इस मामले में काफी सक्रिय भी रहे। साल्वे साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आज कार कंपनियों ने अपनी दलील रखी कि बड़ी डीजल कारों से सिर्फ 0.2% प्रदूषण होता है। हवा को खराब करने के लिए उनकी कारों से ज्यादा दूसरी चीजें जिम्मेदार हैं। उनके इस तर्क से कितने सहमत हैं आप? इस दलील में कितना दम है? देखिए, ये इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। 20 तारीख को इसका बहस होगा। एप्का ने ऑलरेडी इसका जवाब बना दिया है इनकी दलीलों का, और वो कोर्ट में सबको कॉपी मिल गई है, तो उन्होंने समय लिया अपना आगे जवाब देने का, और 20 तारीख को इसका बहस होने वाला है। तो अपने जो भूरीलाल कमेटी है उनका ये कहना है कि ये गलत है, और कई जगह जो IIT कानपुर के रिपोर्ट में है, डीजल का पोल्यूशन काफी सीवियर है। ऐसा मैथमेटिक्स नहीं चलता, इसमें जो एक्चुअल मेजर किया है उससे काफी डीजल का प्रदूषण का रिपोर्ट्स आई है। साल्वे साहब, डीजल से जब इतना ही खतरा है तो सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही क्यों, छोटी या हर तरह की डीजल गाड़ी पर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? उसका वो जो पुरानी याचिका है मेरी 2012 की, वो अभी तक पेंडिंग है कि डीजल गाड़ियों पे एक कॉम्पनसेटरी चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि अपने देश में असल कारण जो लोग डीजल की गाड़ी खरीदते हैं वो ये है कि भले कैपिटल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो डीजल गाड़ी का, पर पेट्रोल और डीजल में जो ह्यूज प्राइस डिफरेंशियल है उससे डीजल गाड़ी यूज करने में बहुत फायदा है। और ये गलत है। दुनिया में कहीं डीजल और पेट्रोल के प्राइस में इस किस्म का फर्क नहीं है। तो जो दूसरे देशों का कंपैरिजन देते हैं, वहां लोग कोई डीजल गाड़ी इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि डीजल सस्ता है। डीजल और पेट्रोल का दाम एक बराबर है। लंदन में तो कुछ दिन पहले मैंने देखा था, डीजल थोड़ा 1 पेंस ज्यादा महंगा ही था पेट्रोल से। तो इंडिया की जो सिचुएशन है ये, और डीजल इंडिया में सस्ता इसलिए रखा जाता है क्योंकि डीजल ट्रक्स का फ्यूल है और सब मूवमेंट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज डीजल ट्रक्स में होती है। तो ये प्रॉब्लम के कारण एग्जिस्टिंग कार्स पे भी और नई छोटी गाड़ियों पे भी एक
कॉम्पनसेटरी चार्ज किस तरीके से रखना चाहिए, उसकी भी सुनवाई होगी 20 तारीख को। ओके सालवे साहब, एक और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा इन सब बातों से जुड़ा वो है एमिशन नॉर्म का। एमिशन नॉर्म को लेकर आप क्या कहेंगे? दुनिया भर में यूरो 6 नाम का आ चुके हैं और हम अभी भी भारत 4 पर ही चल रहे हैं, तो क्या यहां भी थोड़ी मुस्तैदी दिखानी चाहिए? हमारा जो फ्यूल रोड मैप था 2010 में वो खत्म हो गया, उसके बाद पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में। अब जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने निकाला है वो कहते हैं कि हम यूरो BS5 भी निकालेंगे और BS6 निकालेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने मई 2015 में चिट्ठी लिखी थी कि BS5 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम BS6 स्ट्रेट अवे रोल आउट कर सकते हैं 2020 तक। तो आज वो भी मैंने याचिका डाली है, अब उसकी भी सुनवाई है कि 2020 तक सीधा BS6 जो यूरो 6 के बराबरी है उसका रोल आउट होना चाहिए। वो गाड़ी वाले ऑलरेडी, यानी वो अभी उसका फैसला ही नहीं हुआ कि वो कब आएगा, वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, मर्सिडीज के लिए कोई वकील अपीयर हो रहा था, वो कह रहा था जी हमको तो फिक्र नहीं है, हमारी तो सब यूरो 6 और BS6 कंप्लायंट है। तो दूसरे कुछ मैन्युफैक्चरर्स के लिए थे, वो खड़े होकर कहे कि नहीं हम लोग तो नहीं बना पाएंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मर्सिडीज वाले ने कहा कि साहब इनसे पूछिए, ये खुद गाड़ी जो यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं वो तो यूरो 6 की होती है, फिर इंडिया में क्यों नहीं वो गाड़ी बेचते? राइट। तो फिर वो कुछ कहने लगे कि नहीं उसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इतने ज्यादा हमको नहीं मिलेंगे, ये नहीं। तो ये तो ऐसा है, मैंने कोर्ट में एक ही चीज कही कि 1998 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार स्टैंडर्डाइज फ्यूल के लिए कहा था, जिसको BS1 BS2 कहते थे, जब उस वक्त वो लगा था तो गाड़ी वालों ने इतने ही जोर से कहा था कि ये तो सवाल ही नहीं, हम गाड़ी नहीं बना सकते। एक बार कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, उसके बाद सब गाड़ियां बन गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, अगर लागू किया जाएगा तो फिर सब होने लगा। सालवे साहब, आखिरी सवाल आपसे, और ये कि ये तो बात हुई दिल्ली की, लेकिन मुंबई, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, जहां पर गाड़ियों की भरमार है, ऑलमोस्ट उतनी ही गाड़ियां हैं बड़ी तादाद में, तो दिल्ली ही क्यों, देश के दूसरे जो शहर हैं जो प्रदूषण से त्रस्त है, क्या वहां भी इस तरह के कदम नहीं होने चाहिए? डीजल गाड़ियों पर विचार होना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बार जैसे पिछले बार भी हुआ था, CNG एक बार दिल्ली में आई, फिर बाकी सिटीज में भी उसका फॉलो अप हुआ था। तो एक बार ये इशू सेटल हो जाएंगे तो फिर बाकी शहरों में भी, बाकी स्टेट्स में भी ये इशू रेज होगा। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हरीश साल्वे जी। तो यहाँ पर हरीश साल्वे, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, और खासतौर पर झंडा बुलंद करने वाले, दिल्ली में डीजल के प्रदूषण को लेकर उनका कहना है कि एक बार दिल्ली में ये सेट हो जाता है, उसके बाद देश भर में जहां प्रदूषण के लिए बहुत बड़े हद तक गाड़ियों की जिम्मेदारी है, वहां पर भी ये चीजें होती हुई हम देखेंगे। और अब बात करेंगे बजट के काउंटडाउन की। बजट की तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली कल अब इंडस्ट्री के दिग्गजों से मुलाकात करने वाले हैं। इंडस्ट्री चैंबर, CII, फिक्की, एसोचैम और दूसरे बड़े उद्योगपतियों से वित्त मंत्री मिलने वाले हैं। सीधे चलते हैं इस खबर के लिए अपडेट लेने के लिए दिल्ली, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय मौजूद है। लक्ष्मण, क्या मांगे रख सकती है इंडस्ट्री वित्त मंत्री से, किस तरह की चर्चा होगी, क्योंकि एक बड़ी मुलाकात है? हाँ, वाकई काफी बड़ी मुलाकात है। इसमें सबसे अहम मांग जो उठने वाली है, जो मुझे इंडस्ट्री चैंबर के और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई, उसके आधार पर वो ये हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको सरकार घटा दे। अभी सरकार ने वैसे कहा था कि हम उसे घटा करके 30% उसे घटा करके हम 25% तक लाएंगे और अगले 4 साल में कैसे कैसे घटाएंगे उसका रोड मैप लाएंगे। लेकिन कॉर्पोरेट यहाँ पे ये कहने वाला है कि आप पहले ही साल में इसे घटा करके 25% कम से कम कर दीजिए, ताकि इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत मिले। दूसरी तरह से GST की तरफ सरकार कदम बढ़ाते हुए दिख सकती है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कुछ एक्साइज ड्यूटी के दायरे में कुछ नए प्रोडक्ट को लाया जाएगा। तो यहाँ पर इंडस्ट्री सरकार से ये डिमांड करने वाली है कि अभी इंडस्ट्री की हालत ऐसी नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी की नई दरों को झिला जा सके। तो इसको लेकर काफी ज्यादा प्रतिरोध इंडस्ट्री की तरफ से देखने को मिल सकता है। इनकम टैक्स कानून में और ज्यादा सरलता लाने की भी सिफारिश की जा सकती है। इनकम टैक्स छूट के लिए अलग जो डिडक्शन है उसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक करने की सिफारिश आ सकती है यहाँ इंडस्ट्री चैंबर की मुलाकात के दौरान। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो कल नजर रहेगी इस मुलाकात पर। कुछ बड़ी मांगे जो लक्ष्मण अभी हमें बता रहे थे आ सकती हैं। अब देखना है कि वित्त मंत्री इसमें से कितना मानते हैं। इधर वित्त मंत्री की मुलाकात के बाद 7 जनवरी को वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी इंडस्ट्री से मिलेंगी। CII, फिक्की से वाणिज्य मंत्री मिलकर इंडस्ट्री ग्रोथ की जानकारी लेंगी। साथ ही इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों से भी उनकी उस दिन मुलाकात होगी।
शेयर बाजार में आम लोगों के निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मौजूदा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम की जगह अब एक नई स्कीम लॉन्च होने वाली है, जिसका ऐलान इस बजट में किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और इसकी बारीकियों को समझने में जुट जाइए। 2 महीने बाद हो सकता है कि आप बैंक और पोस्ट ऑफिस की बजाय शेयर बाजार में निवेश करना ज्यादा बेहतर समझें, क्योंकि शेयर बाजार के नए निवेशकों के लिए सरकार बजट में बड़ी टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार राजीव गांधी इक्विटी स्कीम यानी RGESS का न सिर्फ नाम बदलने जा रही है, बल्कि इसके नियम और शर्तें भी आसान करेंगी, ताकि नियमित तौर पर लंबे समय तक निवेश करने वालों को शेयर बाजार की तरफ आकर्षित किया जा सके। नई स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी करने वालों को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल वही लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी सालाना आमदनी अधिक से अधिक 12 लाख रुपए है। नए निवेशकों को 5 साल तक टैक्स छूट मिलती रहेगी। फिलहाल ये टैक्स छूट 3 साल के लिए ही है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की तर्ज पर नियमित निवेश करने वालों को विशेष रियायत देने पर भी विचार किया जा रहा है। जानकार भी ऐसे कदमों के पक्ष में हैं। दरअसल राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम लॉन्च होने के 3 साल बाद भी मुश्किल से 20,000 डीमेट अकाउंट खुल पाए हैं। इनमें से भी 3,000 से ज्यादा खातों में कोई निवेश नहीं हुआ है। बाकियों में जो निवेश हुआ है वो 91 करोड़ रुपए है, जो कि उम्मीद से काफी कम है। इसीलिए सरकार अब मौजूदा योजना में बड़े बदलाव करना चाहती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अब रुख करेंगे बाजार का, जहां पर आज भी चीन की चिंता हावी रही। चीन के सेंट्रल बैंक ने सिस्टम में 13,000 करोड़ युआन डालने का फैसला किया है। इस खबर के बाद अब दुनिया भर के बाजारों में गिरावट थमती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, इस वक्त नजर डालें डाउ जोन्स में मामूली सी फ्लैट टू नेगेटिव यहां पर टेरिटरी में कारोबार हो रहा है, लेकिन नेस्डेक हरे निशान में आ चुका है। हालांकि बहुत मामूली सा यहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन एक संभलता हुआ सा यहां पर दिखाई दे रहा है। यूरोपीय बाजारों से भी कुछ ऐसे ही संकेत, हालांकि फुटसी सिर्फ आधा फीसदी नीचे रहा, लेकिन बाकी सब जगह एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया है। और अब अगर बात करें यहां पर भारतीय बाजारों की, तो वहां पर चीन के राहत पैकेज के कारण हमारे बाजारों में निचले स्तर से एक रिकवरी जरूर आई, लेकिन फिर भी सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में ही आज बंद हुए। सेंसेक्स में 43 पॉइंट की गिरावट रही, लेकिन बैंक निफ्टी पर भी दबाव दिखा। वहीं मिड कैप शेयरों में आज हमने देखा कि तेजी आ गई। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% चढ़कर बंद हुआ है। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, सेल जैसे मेटल शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा गेल, ONGC और केन और BPCL जैसे ऑयल एंड गैस शेयर्स भी चढ़कर बंद हुए, लेकिन सरकारी बैंकों पर आज जरूर दबाव देखने को मिला है, जिसमें अगर आप सामने नजर डालें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI ये सभी 1 से 2% तक की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। चीन के राहत पैकेज के बारे में और विस्तार से बात करने के लिए अब हमारे साथ है CNBC आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। उनसे बात करते हैं आखिर क्या महत्व है इसका और क्या फर्क पड़ेगा। प्रदीप, चीन के इस कदम को किस तरीके से देखा जाए? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जो मार्केट्स का रिएक्शन हम देख रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है उन पर? ये जो कदम उठाए हैं चीन की सरकार ने या चीन के सेंट्रल बैंक ने, वो दरअसल शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। आज कैश क्रंच है, उसको पूरा करने के लिए ये फंड डाल दिए गए सिस्टम में, ताकि अगर आपको कोई पेमेंट करना है, आपके पास शेयर या बॉन्ड है, आप लेकर जाएं और लोन लेना चाहें तो कम से कम सामने NBFC या बैंक के पास कैश तो हो, तो वो आपको लोन दे सके। उस समस्या का हल है। तो ये शॉर्ट टर्म में है, लेकिन जो कंपनियां डूब रही हैं चीन में, उनको बचाने का कोई रास्ता यहां पर नहीं निकल कर आया है। और बाजार में जो गिरावट आई है उसके पीछे जो टेक्निकल कारण थे कि बड़ी सप्लाई आने वाली है शेयर्स की, बड़े शेयर धारकों को, प्रोमोटर्स को शेयर बेचने पर रोक लगी हुई थी जो इस हफ्ते उठने वाली है, वो तो अपनी जगह पे बरकरार है, वो खतरा खड़ा हुआ है। और इनफैक्ट चर्चाएं चल रही हैं कि ऐसे बड़े शेयर होल्डर्स के ऊपर भी कुछ लिमिट लगाई जाए, कोई कोटा, कोई मार्जिन तय कर दी जाए कि इससे ज्यादा आप शेयर नहीं बेच सकते, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में, जो भी हो। इस वजह से मार्केट को थोड़ी रिलीफ मिली है, लेकिन वो भी आना बाकी है। कोई बड़ा स्टिमुलस मेजर अगर आया तो उसकी वजह से बड़ी राहत मिल सकती है। अभी जो हुआ है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है। धन्यवाद प्रदीप। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के MD नीलेश शाह का मानना है कि चीन का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखेगा। चीन की मुश्किल की वजह से इकोनॉमी के पॉजिटिव पहलुओं को
असर नहीं दिख पा रहा है। जैसे जैसे चाइनीज मार्केट में स्लो डाउन आएगा वैसे वैसे उन कमोडिटीज में उनकी डिमांड कम होगी तो उस कमोडिटीज की प्राइसेस कम होगी। दूसरी चीज है, चाइना का आज मार्केट कैप तकरीबन $5 ट्रिलियन के बराबर है। अब वहां पे जब मार्केट गिरती है तो लोगों को नुकसान होता है। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज हमारे काफी पीयर्स जैसे ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, टर्की है, इंडोनेशिया है, उनकी हेडलाइंस नेगेटिव चल रही है और उस वजह से उन मार्केट में जब मंदी आती है, उन मार्केट में जब करेक्शन आता है तब हमारी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आती है। नीलेश शाह ने यह भी कहा कि इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि इकोनॉमी को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उनका असर कितना हुआ है ये भी देखना होगा। आज भारतीय इकोनॉमी में रूरल मार्केट बैकफुट पे खड़ा है बिकॉज पिछले 2 सालों से मॉनसून कमजोर रहा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी बैकफुट पे चल रहा है बिकॉज डेट का बर्डन काफी ज्यादा है कई कंपनीज और ग्रुप्स के ऊपर। तो अब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वही इन्वेस्टमेंट को और ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। तो इस बजट में किस तरह से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग की पैटर्न बनाती है उस तरह से सेक्टर्स और कंपनीज को फायदा होगा। और 323 गेंदों में 1000 रन। मुंबई में इंटर स्कूल मैच में बना विश्व रिकॉर्ड। किसने बनाया रिकॉर्ड, देखिए इस ब्रेक के बाद। पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत को ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है। नवाज शरीफ ने आज पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया था। भारत ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस सबूत पाकिस्तान को दिए हैं। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए नासिर जंजुआ से फोन पर बातचीत भी की। इस बातचीत में डोभाल ने जंजुआ को आतंकियों के बारे में बताया और उन फोन नंबर्स के बारे में भी बताया जिनसे आतंकियों ने अपने आकाओं से बात की थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने 72 घंटों की डेडलाइन पाकिस्तान को दी है। और यहां पर पठानकोट में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कल तक जारी रहेगा। आज हमले के चौथे दिन पठानकोट एयरबेस में एक बार फिर धमाका सुना गया। यह धमाका उस वक्त हुआ जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पठानकोट पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। बाद में रक्षा मंत्री ने पठानकोट के एयरबेस में हालात का जायजा भी लिया। उनके साथ सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग और वायुसेना के चीफ मार्शल अरूप राहा भी थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि कल तक ये ऑपरेशन जारी रह सकता है। In this operation, 6 terrorists have been neutralized. 2 जन जो इनकी बॉडीज आज ये की है वो जल के काफी डिस्ट्रॉय हुए, सो उनकी कंफर्मेशन आफ्टर डीएनए टेस्ट डबल कंफर्मेशन करनी पड़ी। अभी कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है। ये केवल कोम्बिंग फॉर सेफ्टी पर्पज है। स्टार्टअप को भारत में आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जाएगा। 16 जनवरी को लॉन्च होने वाली स्टार्टअप इंडिया के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। 1500 से ज्यादा स्टार्टअप इसमें शामिल हो सकते हैं। We have a full day workshop of various aspects of the startup movement. The Prime Minister will unveil the action plan later in the evening, and we want to give a big thrust to this movement so that it moves from just the digital world to manufacturing, social innovation, agriculture. झारखंड राज्य बिजली बोर्ड की हालत सुधारने के लिए बनी उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिजली मंत्रालय के साथ करार पर दस्तखत कर दिए हैं। सरकार ने करीब ब्याज के तौर पर 1300 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। रघुवर दास ने दावा किया कि इसी वित्तीय साल में कर्जा चुका दिया जाएगा। रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऊर्जा मंत्रालय को उदय योजना के लिए धन्यवाद भी दिया। इसी वित्तीय वर्ष में 6050 करोड़ हम डीवीसी एंड पीयूष कोल कंपनी को दे देंगे ताकि वो भी उपक्रम अच्छी ढंग से चले। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमारे पीयूष कंपनी को भी आगे बढ़ना होगा। तो जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना कि राज्य और केंद्र एक टीम वर्क होकर भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना, तो उस दिशा में ये उदय योजना काफी लाभदायक है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस करार से झारखंड के लोगों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आगे उनकी क्षमता बढ़ेगी बिजली खरीदने की।
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस के तहत वो अपने बिजली के पूरे व्यवस्था को सुधार पाएंगे और आगे चल के जो वादा हमने जनता को दिया है उसको पूरा करने में उदय की सहायता और बाकी जो पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मेहनत जा रही है राज्य में, उससे हर एक को झारखंड में सस्ती बिजली, अच्छी बिजली, पूरी बिजली मिले। और अब एक क्रिकेट की दुनिया से बड़ी बल्कि बहुत बड़ी खबर। मुंबई के 15 साल के क्रिकेटर प्रणव धनावड़े ने इतिहास रच दिया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के इंटर स्कूल टूर्नामेंट में युवा क्रिकेटर ने 1000 से ज्यादा रन बना लिए हैं। प्रणव ने 1000 से ज्यादा रन मात्र 323 गेंदों पर बनाए हैं। रनों की बरसात, चौके और छक्कों की बौछार, देखने वाले हैरान थे और विरोधी टीम का हाल बेहाल था जब 15 साल के क्रिकेटर प्रणव ने दिखाया अपने बल्ले का जादू। किसे पता था कि 16 साल से कम उम्र के इंटर स्कूल टूर्नामेंट का ये मैच एक इतिहास बना देगा। इस मैच में प्रणव ने 1000 से ज्यादा रन बनाए, कुल 1009 रन, वो भी नॉट आउट रहकर। इस पारी में उन्होंने 129 चौके और 59 छक्के जड़े। ये कारनामा उन्होंने किया महज 323 गेंदों में। इसके साथ ही क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड प्रणव के नाम दर्ज हो चुका है। प्रणव की इस उपलब्धि पर उनके कोच खुश हैं। पिता प्रशांत धनावड़े को बेटे की सफलता पर गर्व है। अभी 10-11 साल से वो मेहनत कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। और कल जब उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया उसके बाद में उसने मुझे बता दिया था कि पापा बड़ा स्कोर करूंगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उतना था। टैलेंट उसके पास बहुत था और सिर्फ उसका जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था ढंग से। तो उसके लिए खाली थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया, उसका बैटिंग ऑर्डर में उसको प्रमोशन दिया है, तो उसको मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको। तो पिछले 6-7 में से कंटिन्यू स्कोर कर रहा है। कल्याण के केसी गांधी हाई स्कूल ने जब 3 विकेट पर 1465 रनों पर पारी घोषित की तो प्रणव की पारी की बदौलत ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। प्रणव हीरो बन गए हैं, लेकिन प्रणव के हीरो हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता हूं, कोई खास वजह क्योंकि उनके बैटिंग देखे मैं बचपन से बड़ा हुआ। प्रणव के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। सचिन लिखते हैं, बधाई हो प्रणव, सबसे पहले 1000 रन बनाने के लिए वेल डन और खूब मेहनत करो, तुम्हें नई ऊंचाइयों को छूना है। तो यह मास्टर ब्लास्टर ने ही प्रणव को बधाई दे दी और हमारी भी शुभकामनाएं प्रणव के साथ कि वो ऐसे ही रन बनाते रहें। अब एक और खबर, हर साल नए साल की शुरुआत मार्क जकरबर्ग एक रेजोल्यूशन के साथ करते हैं। अब तक किताबें पढ़ने से लेकर मैंड्रीन जैसी भाषा सीखने जैसे चैलेंज वो ले चुके हैं, लेकिन इस बार उनका चैलेंज एक अलग चैलेंज है, ये है इन्वेंशन का। आइए देखते हैं कि 2016 के लिए जकरबर्ग का नया चैलेंज क्या है। इस न्यू ईयर पर फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने कुछ हटकर सोचा है। उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है खुद के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट तैयार करना। एक ऐसा असिस्टेंट जो घर और ऑफिस के काम में उनका हाथ बटाए, कुछ आयरन मैन के जार्विस की तरह। Till further notice, why don't we just keep everything in my private server? Working on a secret project, are we, sir? जकरबर्ग को भी जार्विस की तरह एक असिस्टेंट चाहिए और इसे बनाने का चैलेंज खुद उन्होंने लिया है। इसमें वो फेस रिकग्निशन का फीचर रखेंगे और सिर्फ दोस्तों को पहचान कर घर और ऑफिस में आने देगा। उनकी फरमाइश पर गाने सुनाएगा, लाइट ऑन ऑफ करेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, बेशुमार डेटा के विश्लेषण में भी ये उनकी मदद करेगा। 31 साल के जकरबर्ग धुन के पक्के हैं। नए साल का रेजोल्यूशन लेकर वो पहले चीन की भाषा मैंडरिन सीख चुके हैं, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत सफलता थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट बनाने में अगर वो कामयाब होते हैं तो उसका फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। ये फ्री बेसिक से कई ज्यादा सार्थक भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। काफी कुछ करेगा जकरबर्ग का ये रोबोट। मुझे लग रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये उनकी फेसबुक प्रोफाइल भी अपडेट कर पाएगा, देखना होगा। इसके साथ लेके इजाजत, नमस्कार।